अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें बोरेन्स आ जाते हैं और बोराइड्स आ जाते हैं। बोरेन्स की अगर हम बात करें तो बोरेन इज द मेन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 3 और इसके काफ़ी सारे कंपाउंड्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बोरेन्स में अगर हम आ जाएं तो बोरेन्स बेसिकली कहते किसे हैं, बोरॉन हाइड्राइड्स को। और ये ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बोरॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके जो कंपाउंड्स बनाता है, बाइनरी कंपाउंड्स, उन्हें बोरॉन हाइड्राइड्स कहा जाता है या बोरेन्स कहा जाता है। और बोरेन्स को हम दो सीरीज में डिवाइड होता देखते हैं, जिसका जनरल फार्मूला BnHn+4 है, जिसमें n 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6, 8, 10 और 18 हो सकता है। दूसरी तरफ जो सेकंड सीरीज है उसमें बोरॉन का जो जनरल फार्मूला है वो BnHn+6 है, जिसमें n 4, 5, 6, 9 या 10 तक हो सकता है। अब अगर हम इन दोनों जनरल फार्मूलाज को देखें तो जो BnHn+4 वाला है वो ज़्यादा स्टेबल है बनिस्बत दूसरे फार्मूला के जिसमें n+6 आता है, जो कि अनस्टेबल है। नेचर पर आए तो बोरेन्स जो है वो हमारे पास न्यूट्रल भी हैं और एनायनिक भी हैं। और अगर 50 न्यूट्रल बोरेन्स हैं तो लार्जर नंबर में आपको बोरेन के एनाइंस भी मिलेंगे, जैसे BnHmXn। ये आपके पास जनरल टर्म यूज की गई है नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स को शो करने के लिए। इसके अलावा बोरेन्स के साथ अक्सर हम नाम में प्रीफिक्सेस को देखते हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी अगर बोरेन के साथ ये प्रीफिक्स लगी हुई है तो ये इंडिकेट करती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ बोरॉन एटम्स मौजूद हैं। और साथ ही साथ हम इसके नाम के साथ एक डिजिट भी यूज करते हैं और वो डिजिट इंडिकेट करता है हाइड्रोजन एटम्स की रेशो को। जैसे कि आप देख सकते हैं B5H9, इसे पेंटा बोरेन 9 कहते हैं। अब पेंटा से मुराद यहाँ पर है कि बोरेन के एटम्स यहाँ पर 5 हैं इस कंपाउंड के अंदर, और 9 का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम्स इसमें 9 मौजूद है। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है जिसमें 4 जो है बोरॉन के एटम्स एक साथ स्क्वायर में मौजूद हैं और एक बोरॉन का एटम टॉप पर मौजूद है और बाकी हाइड्रोजन लिंक्ड है। इसे हम पेंटा बोरेन कहते हैं। बोरेन्स की तमाम अगर हम क्लासेस को देखें तो उसमें जो एक अहम कंपाउंड है जो काफ़ी अहमियत का हामिल है, उसे डाई बोरेन कहते हैं, B2S6। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे BH3 कहते हैं और ये सबसे सिंपल और सबसे स्टेबल बोरेन है। इसी की प्रेपरेशन और इसी के बारे में हम आगे मजीद स्टडी करेंगे। प्रेपरेशन की अगर हम बात करें तो प्रेपरेटरी मेथड्स के अंदर इसमें दो मेथड्स को फॉलो किया जाता है। एक तो है जी स्टोक्स मेथड और दूसरा है बोरॉन के हैलाइड्स की रिडक्शन। तो स्टॉक मेथड में क्या होता है कि ये मेथड बेसिकली इसमें हाइड्रोलिसिस होती है। और किसकी हाइड्रोलिसिस होती है? मेटल बोराइड्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेटल बोराइड है, मैग्नीशियम का बोराइड है जो कि एक मेटल बोराइड है। और इसको आप एसिडिक सोल्यूशन में हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो HCl यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो आपके पास बोरॉन जो है अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन्स को लेकर डाइबोरेन बना रहे हैं और इसके अलावा दूसरे बोरेन्स भी बनते हैं, यानी हमें यहाँ मिक्सचर ऑफ बोरेन्स मिलते हैं। और इन मिक्सचर ऑफ बोरेन्स को बाद में हम सेपरेट कर लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई मिक्सचर है और उसमें आपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो आप बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर जो है सेपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इस तरह से बोरेन्स को सेपरेट कर लिया जाता है। ये हो गया हमारा स्टोक्स मेथड। सेकेंड मेथड है जिसमें आप बोरॉन हैलाइड्स को रिडक्शन के थ्रू जो है इससे बोरेन्स हासिल करते हैं। जैसे कि इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले BF3 या BCl3 के कंपाउंड्स हैं। अब जाहिर सी बात है इसमें आपने रिडक्शन करनी है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालना होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर लें, या लिथियम हाइड्राइड यूज़ करें, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर लें। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ करेंगे तो आपका जो बोरॉन का हैलाइड है, चाहे वो कोई भी हैलाइड है, वो डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ रिस्पेक्टिव आपके पास कंपोनेंट्स बनेंगे। जैसे कि फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि NaBF4 बन रहा है जो सेकंड एलिमेंट है डाइबोरेन के साथ। सेकंड में आपके पास लिथियम का कंपाउंड बन रहा है टेट्रा फ्लोरोबोरेटाइन के नाम से। और थर्ड रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि लिथियम का क्लोराइड भी बना है और एल्यूमिनियम का क्लोराइड भी बना है और जो मेन इंग्रेडिएंट है वो डाइबोरेन है। अब डाइबोरेन बेसिकली एक और मेथड से भी प्रोड्यूस किया जाता है
कि जब आप एक ऐसे मिक्सचर को, जो हैलोजन वाले मिक्सचर को, जिसमें जैसे कि BCl3 है जो कि एक बोरॉन हैलाइड है, उसको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर आप प्रोवाइड कर दें तो भी ये रिडक्शन पॉसिबल है और उसमें भी डायबोरेन बनता है। जैसे कि BCl3 को हाइड्रोजन हमने डायरेक्ट जो है दी है और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मौजूदगी में ये डायबोरेन बना रहा है और साथ HCl बना रहा है। तो ये हमारे पास इस इम्पोर्टेंट कंपाउंड के स्टेबल बोरेन के प्रेपरेशन स्टेप्स थे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी डायबोरेन से ताल्लुक़ रखने वाले नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास टॉपिक इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसका ताल्लुक पी ब्लॉक के एलिमेंट से है और पी ब्लॉक में भी बोरॉन जैसे एलिमेंट्स, जिसमें अभी हमने जो कंपाउंड की प्रेपरेशन पढ़ी है डायबोरेन, ये बहुत अहम है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स का जो बेसिक पैटर्न है और उसमें जो हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं वो इसी मेन स्टेबल कंपाउंड डायबोरेन को हम देखते हैं, इसीलिए हम साथ इसी को लिंक करके देखेंगे। फिर फर्दर हम इसकी यूजेस वगैरह देखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डेफिशिएंट हम कहते हैं जिसमें किसी चीज़ की कमी हो। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो जब इंटरैक्ट करते हैं तो वो अपनी नीड पूरी करते हैं इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल लाइक दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और हमारे पास ही कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये फिनोमेना नहीं होता क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। या तो उन्हें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं जिनके पास हाफ फिल्ड या एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। अब इसकी बेहतरीन मिसाल हमें बोरॉन्स से मिलती है कि जो जितने भी बोरॉन्स हैं, बोरॉन का जो ग्रुप है जो बोरेन की क्लास से ताल्लुक़ रखता है, थर्ड ग्रुप, उसमें आपके पास अगर उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो इसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो हम इसके बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे कि BH3 ये डायबोरेन का फ़ॉर्मूला जो भी हमने देखा पीछे B2H6 के नाम से। इसी तरह आपके पास डाइमिथाइल का भी है ग्रुप। इसी तरह एल्यूमीनियम के भी कंपाउंड्स हैं जो ट्राइमिथाइल के साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा अहमियत हमारे पास डायबोरेन की है, तो आप इसमें डायबोरेन को ही स्टडी करेंगे वास्ट पैमाने पर। अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकें एटम्स के दरमियान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 2 या 3 के हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, इनके पास पहले ही कमी है और ये किसी भी ऐसे एटम के साथ ज़रूर इंटरैक्ट करना चाहेंगे जो इन्हें इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की और इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। और ये स्पीशीज़ जितनी भी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ के साथ इंटरैक्ट करती हैं और उनकी डेफिशिएंसी को, उनकी नीड को, उनकी स्टेबिलिटी को वो अटेन करवाती हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग अगर हमें समझनी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स की, तो हम बोरेन्स की एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड से इस चीज़ का मवाज़ना कर सकते हैं, जैसा कि डायबोरेन। डायबोरेन की अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग पर आ जाएँ, तो डायबोरेन बेसिकली 2 BH3 के यूनिट से मिलकर बनता है। और हर BH3 का जो यूनिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो बोरॉन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसका ताल्लुक थर्ड ग्रुप से है। और अगर आप इसकी बॉन्डिंग की नेचर देखें तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है और उसके मुताबिक इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px2, 1, 2py0 और 2pz0 होती है। तो अगर आप इस वक़्त इसकी वैलेंस स्टेट देखें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन को अपने साथ इंटरैक्ट करवा सकता है, लेकिन ये चीज़ इसकी स्टेबिलिटी की ज़मानत नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इट विल नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो उसके लिए हम ये इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि ये एक आपके पास BH3 का यूनिट दूसरे BH3 के यूनिट के साथ किस तरह लिंक होकर डायबोरेन बना रहा है और अपनी डेफिशिएंसी को, जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी उसको मीट अप कर रहा है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके साथ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि एक डायमेरिक स्ट्रक्चर है, यानी दोनों BH3 के यूनिट्स एक डायमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें आप सेंटर में देख सकते हैं ये 2 बोरॉन के एटम्स हैं और ये बोरॉन के एटम्स
sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये अपने साथ हाइड्रोजन्स को इंटरेक्ट किए हुए हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे सपोर्ट कर रही है इसको। आपने ग्राउंड स्टेट में देखा कि बोरॉन के जो वैलेंस शेल के 2 p ऑर्बिटल्स एम्प्टी थे, लेकिन जैसे ही हम एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो 2s से इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है 2py में। अब अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, इसका मतलब है इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट में s और तीनों p शामिल होंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनमें तो एक-एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये हाफ फिल्ड है, लेकिन लास्ट ऑर्बिटल जो कि sp3 हाइब्रिडाइज ही है, इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, ये एम्प्टी है। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल ही बोरॉन का आगे इंटरेक्ट करेगा दूसरे BH3 के यूनिट के साथ, जो अभी हम फर्दर देखेंगे। तो आप इस वक़्त यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं जो डाइमर है 2 यूनिट्स का। एक जो बोरॉन का एटम है, वो अपने साथ 3 हाइड्रोजन्स को इंटरैक्ट किए हुए है। आप देख सकते हैं एक टॉप पर हाइड्रोजन है और 2 टर्मिनल साइड पर हाइड्रोजन्स मौजूद हैं और इसने अपने 3 जिसमें एक-एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ यूटिलाइज़ कर लिए बॉन्ड बनाने में। और जो एम्प्टी वाला था वो आप देख सकते हैं ये नीचे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है जो इसने जो है इंटरैक्ट करवाया है नेक्स्ट वाले BH3 के यूनिट्स के साथ। तो ये एक हो गया BH3 का यूनिट। अब हम दूसरे बोरॉन को भी अगर देखें तो इसी तरह उसके भी 3 केसेस होंगे हाइब्रिडाइजेशन के। एक तो उसने ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के साथ यूटिलाइज़ किया, एक उसने इसके साथ यूज़ किया, 2 हो गए और तीसरा वो इसके साथ यूज़ कर रहा है जहाँ पर ये दूसरी तरफ जो बोरॉन दूसरे बोरॉन का ऑर्बिटल था वो एम्प्टी था, लेकिन इस बोरॉन का ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। ये आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह से इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही हाइड्रोजन का इंटरैक्शन भी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रिज की तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसमें 2 जो है BH3 के यूनिट्स ने आपस में इंटरैक्शन किया है क्योंकि एक बोरॉन को जब आप देखते हैं तो ये 4 जो है अपने ऑर्बिटल्स का यूज़ कर रहा है, इसलिए ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स क्रिएट करता है और इनका कॉमन एज हाइड्रोजन से लिंक्ड है। और यहाँ पर आप इस दोनों डाइमर स्ट्रक्चर को किस तरह से देख रहे हैं कि इसमें टॉप पर भी और बिलो पर भी 2 हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, जो कॉमन एज पर मौजूद हैं और दोनों की कमी को वो पूरा कर रहे हैं। मज़ीद इसको सिम्प्लीफाई होते हुए देखें तो हमारे पास यही जो ब्रिज स्ट्रक्चर है जिसमें 3 जो है एटम्स का इंटरैक्शन मौजूद है। एक तरफ बोरॉन, ऊपर हाइड्रोजन और फिर राइट साइड वाला बोरॉन। अगर आप इन तीनों को कन्वर्ट होते देखते हैं तो इन तीनों के ऑर्बिटल्स इस वक़्त इंटरैक्शन कर रहे हैं और एक कॉमन सेंटर पर ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल बोरॉन का खाली है बल्कि दूसरा ऑर्बिटल बोरॉन का इलेक्ट्रॉन रखता है और हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। तो इसीलिए ये आपके पास आधी डेंसिटी ऊपर आपको दिखाई दे रही है और इसी तरह बाकी दूसरी डेंसिटी नीचे दिखाई दे रही है, जो नीचे वाले ब्रिज की वजह से है। अब अगर आप इसी पूरे स्ट्रक्चर को मज़ीद देखें तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन की जो स्टडी है वो ये बताती है कि हमारे पास 2 जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं उसमें हाइड्रोजन ब्रिज बनता है जिसकी वजह से ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर अपनी नीड को पूरा करता है। अब इसमें एक बोरॉन को उसने 1 नोटेशन दी है और एक को 2 नोटेशन दी है। आप मज़ीद अगर इस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 तरह के बोरॉन नज़र आ रहे हैं। एक को 1 कंसिडर किया गया है और एक को 2 कंसिडर किया गया है और इनके साथ 2-2 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं। और इन सब के साथ आप नोटेशन देख सकते हैं T लगाया हुआ है। ये टर्मिनल पोज़ीशंस पर हैं, टर्मिनल एंड्स पर हैं, इसीलिए ये हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन्स कहला रहे हैं। इसके बरक्स जो हाइड्रोजन आपके पास ब्रिज का काम कर रहे हैं 2 हाइड्रोजन 6 में से, एक टॉप पर मौजूद है और एक नीचे मौजूद है। ये आपके पास क्योंकि ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं तो इन्हें हम HB से डिनोट कर रहे हैं। तो आप एंगल देख सकते हैं कि 2 टर्मिनल हाइड्रोजन्स के दरमियान एंगल 121.5 डिग्री है, जबकि जो ब्रिजेस वाले बोरॉन और सिंपल हाइड्रोजन का है उसके दरमियान 97 का आप एंगल देख रहे हैं। तो इसी तरह आप बॉन्ड लेंथ देखें तो बॉन्ड लेंथ भी आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन के दरमियान 1.19 है और दोनों बोरॉन के दरमियान 1.77 है और बोरॉन और हाइड्रोजन के दरमियान 1.33 है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये जस्टिफाई होता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट और अहम बात समझने की ये है कि इस नेचर ऑफ बॉन्डिंग को हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऊपर एक ओवरलैपिंग और नीचे जो एक ओवरलैपिंग है ये इट इज़ जस्ट लाइक अ बनाना शेप। तो इन्हें हम बनाना बॉन्ड्स भी कहते हैं, बेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। और दूसरी अहम चीज़ जो इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि
यहाँ पर टॉप पोजीशन पर 2 बोरॉन के एटम्स और एक हाइड्रोजन ने इंटरैक्ट किया है और 3 एटम्स का ओवरलैप हुआ है, इसीलिए हमें इसे 3 सेंटर्ड और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ने इंटरेक्शन किया है, एक बोरॉन की तरफ से और एक हाइड्रोजन की तरफ से। थर्ड जो बोरॉन का सेंटर था वो तो एम्प्टी था। तो इस तरह के लिंकेज को, इस तरह के ओवरलैप को, इस तरह के बॉन्डिंग को जो ब्रिज भी क्रिएट कर रहा है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। 3 सेंटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 बोरॉन और 1 हाइड्रोजन एक ही जगह पर ओवरलैप हो रहे हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन इन तीनों के न्यूक्लियाई को ओवरलैप करवा रहा है। तो इसीलिए अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसे कैसे देखते हैं। अब नेक्स्ट में हम आ जाएँ तो ये मज़ीद कुछ फॉर्म्स बनी हुई हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर 2 तरह के हाइड्रोजन्स हैं, एक तो टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं और एक आपके पास जो है ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं। तो ब्रिजिंग हाइड्रोजन आपको प्लेन के या तो अबव मिल रहे हैं या बिलो मिल रहे हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें जिसमें लोब की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से की गई है, तो एक बोरॉन की तरफ से आपने देखा कि एक उसने sp3 इस हाइड्रोजन को दे दिया, एक उसने इस वाले हाइड्रोजन को दे दिया, 2 हो गए। और एक जो उसने अपना थर्ड sp3 हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल था वो हाइड्रोजन के साथ और दूसरी तरफ से बोरॉन के सेंटर के साथ इसने शेयर कर लिया। इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यूटिलाइज हो गए। अब एक जो एम्प्टी ऑर्बिटल है जो आप नीचे देख रही हैं वो आपके पास दूसरे बोरॉन के sp3 के साथ और हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो अगर आप इसको पहचानें तो ये ऊपर वाला एरिया जो है ये 3 सेंटर्ड कैसे है, 2 बोरॉन के एटम्स और एक हाइड्रोजन का इंटरेक्शन है। और मजीद आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसीलिए इसे हम 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड भी कहते हैं और इन्हें आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये नेक्स्ट से अपनी कमी पूरी कर रहा है बाय मेकिंग द ब्रिज। अब ये जो आपने देखा कि बोरॉन और हाइड्रोजन का एक तरफ इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना है और एक वेकेंट है और नीचे वाले में भी इसी तरह का मामला है, तो ये रेजोनेंस करते रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दें और सिर्फ इनके एम्प्टी ऑर्बिटल्स की लोकेशन देखें तो इट कैन स्विच बिटवीन द लाइंस। ब्रिजिंग वाले एरिया में ये स्विच कर सकती है, तो ये आपके पास डायबोरेन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जस्टिफाई होता है कि हाइड्रोजन के 1s के ऑर्बिटल से बोरॉन के 4 sp3 ऑर्बिटल्स 1 बाय 1 करके इंटरैक्ट कर रहे हैं और हमारे पास बनाना बॉन्ड या बेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अब अगर हम इसकी एविडेंस देखें तो इसकी एविडेंस अभी हम नेक्स्ट में भी देखेंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और रमान स्पेक्ट्रा जो है, ये रामान स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये आपके पास जस्टिफाई करती है कि ये जो टर्मिनल वाले 4 हाइड्रोजन्स हैं ये एक डिफरेंट नेचर रखते हैं और जो आपके पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं ये आपके पास प्लेन से हट कर हैं और इनके दरमियान एक 90 का एंगल होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। दूसरा स्पेसिफिक हीट की मेजरमेंट से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया है कि आपके पास ये जितने भी 2 एंड्स हैं मॉलिक्यूल के, ये रोटेट नहीं कर सकते। जो टॉप एंड बिलो की वजह से जो हाइड्रोजन्स यहाँ पर ब्रिज हाइड्रोजन्स हैं, वो इस मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं होने देंगे। क्योंकि टर्मिनल हाइड्रोजन और जो आपके पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं, ये एक दूसरे के साथ 90 एंगल पर मौजूद हैं, तो रोटेशन हिंडर होगी। फर्दर अगर आप देखें तो जितने भी टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं ये जो साइड पर मौजूद हैं ये सब की सब बॉन्ड लेंथ इनकी बोरॉन के साथ सेम है, लेकिन जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ टू सम एक्सटेंट टर्मिनल से थोड़ी इलोंगेटेड है, लॉन्गर है। तो ये हमने एक जनरल पैटर्न देखा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के साथ साथ हमने डायबोरेन के स्ट्रक्चर को ही असेस किया है। अभी मजीद भी आप कुछ डायग्राम्स देखेंगे जो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताएंगी, तो ये हम यहाँ पर आगे देखेंगे। यूजेस में आ जाएं तो डायबोरेन को एज अ रॉकेट फ्यूल यूज किया जाता है सुपरसोनिक बॉम्बर्स के लिए। जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट होते हैं जो साउंड की स्पीड से फास्टर ट्रैवल करते हैं, तो ये बॉम्ब्स का भी फिनोमेना ऐसा ही है कि इनकी स्पीड साउंड से ग्रेटर होती है। दूसरा आपके पास इन्हें हाई फ्यूल में या प्रोपेलेंट्स वगैरह में डायबोरेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे हायर बोरेन्स बनाने में या मेटल बोरॉन हाइड्राइड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। टॉर्चेस की वेल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये वल्कनाइजेशन के प्रोसेस में रबर वल्कनाइजर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें आप हीट करते हो रबर को सल्फर के साथ, सल्फर ऐड करते हैं ताकि उसकी इलास्टिसिटी रबर की
और उसकी स्ट्रेंथ वो बेहतर की जा सके। इसके अलावा फ्लेम स्पीड एक्सेलरेटर में या सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग एजेंट यूज़ होता है सेमीकंडक्टर्स को बनाने में, वहाँ पर डायबोरेन का इस्तेमाल होता है। तो यूजेस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने प्रिपेयर करने हैं फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन अभी हमने डिटेल में देखा, यहाँ पर मज़ीद वही आपको फॉर्म्स मिल रही हैं कि ये टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ्स हैं। और आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि टर्मिनल की जो बॉन्ड लेंथ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.19 है, जो कि कम है आपके ब्रिजिंग की बॉन्ड लेंथ से, दैट इज़ 1.331। तो ये आप एक यहाँ पर नई चीज़ देख रहे हैं कि बाकी वही चीज़ें हैं कि आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन्स दे लाई ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, लेकिन जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं, अबव, आइदर अबव द प्लेन और आर बिलो द प्लेन। सो इसमें भी उसी तरह से फैक्टर्स आ जाते हैं, ये आप मज़ीद उसी में ऐड करेंगे। इसमें हमने अभी देख लिया था कि जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, वो हमें बताती है कि 2 तरह के हाइड्रोजन्स हमारे डायबोरेन के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, टर्मिनल और ब्रिज हाइड्रोजन्स। फिर स्पेसिफिक हीट मेजरमेंट से हमें ये पता चला था कि दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं, वो एक दूसरे से राइट एंगल पर मौजूद हैं। और तमाम तीसरी चीज़ हमने देखी कि तमाम बॉन्ड लेंथ्स इक्वल नहीं है, बल्कि जो टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरॉन की बॉन्ड लेंथ है वो तो सेम है, लेकिन आपके पास जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं उनके अंदर ये फ़र्क आपको मिलेगा कि वो एबनॉर्मली लॉन्ग होते हैं। अब ब्रिजिंग हाइड्रोजन में ये आपके पास ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, इसका बोरॉन 1 के साथ जो बॉन्ड लेंथ है या बोरॉन 2 के साथ जो बॉन्ड लेंथ है, वो कदरे डिफरेंट है टर्मिनल से। अच्छा, रिएक्शंस में देखा गया है कि जो डाइबोरेन है, जब आपके पास ट्राई अल्काइल बोरेन के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके 6 हाइड्रोजन में से 4 जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं अल्काइल ग्रुप से, और आपके पास सिमेट्रिकल टेट्रा अल्काइल मॉलिक्यूल देते हैं, जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स आपके पास हर बोरॉन के साथ अटैच हैं, और 2 आपके पास 6 हाइड्रोजन एटम में से वो आपके पास डिफरेंटली अटैच होते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले भी देखा कि वो आपके पास टर्मिनल पर मौजूद होंगे। इसके अलावा इंफ्रारेड और इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन की जो स्टडी है वो ये बताती है कि जो डायबोरेन है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐसे 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ब्रिज स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नेचर ऑफ बॉन्डिंग में अगर हमने अभी भी देखा, पहले हमने देखा कि कैसे बॉन्डिंग इसे जस्टिफाई करती है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसे जस्टिफाई कर रही है, जिसमें आपने अभी जो है हाइब्रिडाइजेशन का अप्रोच देखा है। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको ये चीज़ ज़हन में होनी चाहिए कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से हम इस बॉन्ड को डायबोरेन में जो ब्रिजिंग बॉन्ड बना है उसको डिनोट करते हैं, और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को और 3 एटम्स को अपने साथ बाइंड किए हुए है, जिसमें आप राइट साइड पे डायग्राम देख भी सकते हैं कि इस वक्त ये जो आपका बॉन्ड बना है या ये जो बनाना बॉन्ड बना है, वो 2 बोरॉन और 1 हाइड्रोजन को इसने सेंटर किया हुआ है, यानी 3 न्यूक्लियाई को इसने सेंट्रलाइज किया हुआ है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन है, जो अभी हमने पीछे भी देखा कि बॉन्डिंग कैसे से जस्टिफाई कर रही है। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो ब्रिज है, दो जिसमें 2 बोरॉन के एटम और 1 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इसे हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। बाकी ये जो आप इस वक्त देख सकते हैं, यहाँ पर वही हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच दी गई है कि किस तरह हाइड्रोजन का एक 1s का ऑर्बिटल बोरॉन के 4 ऑर्बिटल्स में से एक के साथ इंटरेक्ट करता है, और बाकी 2 बोरॉन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर रहे हैं बाय मेकिंग अ बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन्स, और एक वो आपके पास ब्रिज हाइड्रोजन से अपना sp3 का ऑर्बिटल शेयर करता है। एक एम्प्टी है जो आप इस वक्त देख सकते हैं, जो विदाउट लाइन है, और ये ब्रिज रिंग सेंटर में मौजूद है। ये एक आपके पास एम्प्टी है और ये दूसरे बोरॉन का एम्प्टी है, जो बाद में स्विच होता रहता है, जैसे कि हमने रेजोनेंस में देखा। ये इसका बनाना वाला स्ट्रक्चर है, और ये थर्ड में आप सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग्स देख रहे हैं कि सब के सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और सेंटर में 2 हाइड्रोजन ब्रिज की फॉर्म में है। तो अब अगर हम, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सपोर्ट कर रही है, तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर आप देखें, तो एक तरफ आप हाइड्रोजन को लेंगे, एक तरफ आप बोरॉन को लेंगे, क्योंकि बोरॉन के साथ हाइड्रोजन का एक ही यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। अगर आप एक स्ट्रक्चर की एक साइड को देखते हैं, तो उसमें आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में चले जाएंगे, क्योंकि जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो हमारे पास 3 तरह के ऑर्बिटल्स जन्म लेते हैं, एक बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग और एंटायर बॉन्डिंग। क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में ही फिल हो जाएंगे, तो बाकी एम्प्टी रहेंगे। तो बॉन्डिंग में आप ये देख सकते हैं 3 सेंटर्ड कॉम्बिनेशन है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से आपको और वाज़ेह हो जाएगा कि इट इज़ बेसिकली कॉल्ड द 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, व्हिच इज़ कॉल्ड अ बनाना बॉन्ड, बेंट बॉन्ड, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के मॉलिक्यूल्स में हमें देखने को मिलता है।
बाकी भी हमने यहाँ पर देखा कि ये बॉन्ड भी आपके पास रेजोनेट करता रहता है, तो रेजोनेंस की फॉर्म हम मज़ीद थोड़ी देख लेते हैं। तो ये वही स्ट्रक्चर है जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड्स ही बने हुए हैं, नॉर्मल बॉन्ड्स बने हुए हैं, लेकिन जो आपके ब्रिजिंग बॉन्ड्स हैं वो इलोंगेटेड है नॉर्मल बॉन्ड से, और दूसरा इनके एम्प्टी जो ऑर्बिटल्स हैं बोरॉन के, वो दोनों स्ट्रक्चर में अपनी जगह बदलते रहते हैं, रेजोनेट करते रहते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग कर रहे हैं वो आपके पास बनाना बॉन्ड है, और इसमें आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्लेन से ऊपर और नीचे ब्रिजिंग बॉन्ड्स को देख रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोरेन क्लास, जिसमें डायबोरेन इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। बोराइड्स आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि जहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के थर्ड ग्रुप में बोरॉन इंपॉर्टेंट है, और बोरॉन हमारे पास हाइड्राइड्स बनाता है, इसी तरह बोरॉन बोराइड्स भी बनाता है। ये भी बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जिसमें बोरॉन किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करके जो कंपाउंड बनाता है उन्हें हम बोराइड्स कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन का बोराइड SiB3 या SiB6, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और नेचर के एतबार से कोवेलेंट नेचर रखते हैं, और इनमें इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। और इसमें जो टर्म बोराइड है वो लूजली कंपाउंड्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे B12AS2। अगर बोराइड्स की क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो इन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, मेटल रिच बोराइड्स या बोरॉन रिच बोराइड्स। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आपके पास बोरॉन से मेटल की रेशो 4:1 होगी या उससे ज़्यादा होगी तो हम उन्हें बोरॉन रिच कहेंगे, यानी जिसमें बोरॉन का कंटेंट ज़्यादा है, और अगर ये रेशो कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो मेटल रिच बोराइड है। तो ये तो उसकी क्लासिफिकेशन और इंट्रो हो गया। अब हम देखेंगे कि इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। बोरॉन जितने भी बोराइड्स के कंपाउंड्स हैं वो बोरॉन से ही प्रोड्यूस होते हैं, और बोरॉन को आप स्पेशल जो है ट्रीटमेंट देते हैं विद अदर एलिमेंट, इसे हीट किया जाता है इन अ स्पेशल फर्नेस, जहाँ पे कंडीशन क्या रखी जाती है, एटमॉस्फेयर को इनर्ट रखेंगे, टेम्परेचर भी हाई होगा, प्रेशर भी हाई होगा, तो बोरॉन कार्बाइड बनेगा। बोरॉन कार्बाइड का फॉर्मूला होता है B4C। अब ये बेसिकली प्रोड्यूस कैसे हो रहा है कि बोरान का जो ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ रिड्यूस होता है, तो इसकी ऑक्सीजन ये लॉस कर देता है, और रिजल्ट में रिडक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन का तो लॉस हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और साथ बनेगा बोरान कार्बाइड। अब इसके आप यूजेस देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, एक हार्डेड सब्सटेंस है, और नॉर्मली इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। ये बुलेट प्रूफ कपड़ों में इसे इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर। इसके अलावा बोरान कार्बाइड की जो हाई डेंसिटी के कंपाउंड होते हैं उन्हें असलहा वगैरह या आर्मर की टायर्स में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब कोई आपके पास ज़मीनी हमला हो है और हेलीकॉप्टर्स पर हम उन टायर्स को यूज़ कर सकें तो आग से बच सकें। दूसरा जो कुछ लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस बाइसाइकिल की जो फ्रेम वर्क होता है उसको बोरान कार्बाइड के थ्रू बनाया जाता है, और उसमें एल्यूमिनियम मैट्रिक्स के साथ बोरान कार्बाइड को भी एम्बेडेड किया जाता है, ताकि हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क बनाया जा सके बाइसाइकिल्स के लिए। इसके अलावा इसी कंपाउंड को, इस यूजफुल कंपाउंड को बहुत सारे रिएक्शंस में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ये टफ मटेरियल्स क्रिएट करता है, जैसे कि टाइटेनियम बोराइड। टाइटेनियम बोराइड जो है बोरान कार्बाइड के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टाइटेनियम बोराइड बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये भी एक अहम रिएक्शन है जो हम देख सकते हैं। इसी तरह आपके पास हेक्सागोनल जो लेयर बोराइड्स होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम बोराइड की भी एक टाइप आ रही है MgB2, जो कि बोराइड्स की क्लास से ताल्लुक रखता है। ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव और बहुत आसानी से अवेलेबल होने वाला कंपाउंड है। तो इसके बारे में 2001 में एक डिस्कवरी हुई कि ये लो टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छा सुपर कंडक्टिंग था। मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर आप सुपर कंडक्टिविटी देखें तो ये 39K तक अपनी जो कंडक्टिविटी है वो रिटेन रख सकता है। हाईएस्ट वैल्यू है कंडक्टिविटी की ये, और ये सिंपल है और इनएक्सपेंसिव कंपाउंड है। अब साइंटिस्ट की कोशिश है कि कोई ऐसा क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाला कंपाउंड उनके नज़र में आ जाए जो इसी तरह की हाई टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी को रिटेन रख सके। अब सिंगल क्रिस्टल्स हमारे पास इसी तरह कोबाल्ट बोराइड के होते हैं, जिन्हें कोबाल्ट वायर और बोरॉन पाउडर के साथ 15 ATM प्रेशर और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रेंज आप देख सकते हैं 1873 से 1573, और हाई फ्रिक्वेंसी फर्नेस में जो है प्रिपेयर किया गया। और किसने ये प्रिपरेशन की बोराइड की? एलेना बाइकोवा और उसके साथियों ने जो है बेसिकली इस अहम कंपाउंड को क्रिएट किया, जिसका ताल्लुक बोराइड से है।
प्रॉपर्टीज पर आए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, नॉन आयनिक होते हैं, अभी हमने पहले कहा भी था कि ये कोवलेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए हम बता सकते हैं कि इनकी हार्डनेस ज़्यादा है, ये थर्मली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, स्टेबिलिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा है, और बोराइड्स की वैसे लो थर्मल कंडक्टिविटीज होती हैं और दे हैव अ हाई कोफिशिएंट ऑफ सीबैक। इन एडिशन टू these properties they have the inertness behavior और इनके अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास ऑफ बोराइड्स एंड बोरेन्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। गुड लक।